1 marker aircraft, 2 rocket aircraft, followed by 4 bombing aircraft. Good luck, chaps. Let's go. अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। जय हिंद। जब लाल बहादुर शास्त्री का उदय भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में हुआ, वो समय बड़ा अजीब था। हजारों साल की गुलामी के बाद हम पहली बार आजाद हुए थे, और वो भी एक ऐसे तरीके से जो कि अभी तक विश्व इतिहास में जिसका प्रयोग नहीं किया गया था, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से। और ऐसा लगा था कि संसार के समस्त देश जो गुलाम हैं और उपनिवेशवाद के अंदर पिस रहे हैं, उनको भारतीय आजादी से एक नई प्रेरणा मिलेगी। विभाजन हुआ, गांधी जी की मृत्यु हुई, किंतु इसके बावजूद हम में एक आशावाद की लहर थी और नेहरू जी उसके प्रतीक थे, विश्व बंधुत्व के। खास तौर से एशिया में भारत और चीन की मैत्री विशेष महत्व की मानी जा रही थी, और ये माना जाता था कि ये विश्व के शक्ति अवरोधों में एक नया संतुलन कायम करेगी। लेकिन चीजें जैसी होनी थी वैसी नहीं हुई। चीन ने धीरे धीरे आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, भारत चीन युद्ध हुआ। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर चीनियों ने हिंदुस्तानी फौज पर 20 तारीख को यानी 20 अक्टूबर 1962 को हमला किया था, और उस हमले में हमारी शिकस्त हुई थी और हमारे जवान वहाँ से इधर उधर फैल के निकले थे। 62 के कारण जो एक हमारी फौजों को हार खानी पड़ी थी, उससे एक मायूसी और निराशा की बात आई थी। हमने बहुत बुरी तरह शिकस्त खाई। हम तैयार ही नहीं थे कि हमें भाई की ओर से ऐसा धोखा मिलेगा। सारे देश का मॉरल, सारे देश की मानसिकता बहुत गिरी हुई थी उस समय। हम बहुत हताश थे, निराश थे, और नेहरू जी पर तो उसका प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि वे बहुत दिन तक जीवित भी नहीं रह पाए। नेहरू जी के बाद कौन, ये सवाल नेहरू जी के समय में ही उठना शुरू हो गया था। लेकिन नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री आएंगे, इसकी चर्चा कम ही होती थी। लेकिन वे आए तो एक बड़े सौभाग्य की बात हुई। पहली बात यह हुई कि बड़े बड़े आभिजात्य प्रभामंडल, बड़े बड़े विश्व स्तर के नारे, बड़े बड़े खोखले सपने और उसके साथ एक महापुरुष की गरिमा और प्रभामंडल, इन सब से मुक्त एक बहुत साधारण
धोती कुर्ता टोपी लगाने वाला, मोहल्ले में काम करके ऊपर उठने वाला एक आदमी आकर देश के सिंहासन पर बैठा। जब बैठा तब कभी कभी ये लगता था कि ये व्यक्ति सिंहासन से छोटा तो नहीं है। शास्त्री जी का जो रूप निखरा उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया। शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। परिस्थितियां उनके प्रतिकूल रहीं सदा, उन्होंने उनके जीवन में उन्हें बल दिया और बाद में निर्णायक कदम उठाने की शक्ति भी प्रदान की। उन्होंने एक के बाद एक जो निर्णय लेने शुरू किए उसमें दिखाई पड़ा कि उसकी पकड़ भारत की यथार्थ समस्याओं पर है, जड़ों तक वो पहुंचता है। प्रत्येक भारत का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए महत्व रखता है, प्रत्येक समस्या उसके लिए महत्व रखती है और वो जो निर्णय लेता है वो कठोर धरती पर खड़ा हुआ निर्णय है जो कि देश के लिए सचमुच फायदा पहुंचाता है। जिस्मानी हैसियत से बहुत छोटी सी शख्सियत थी, लेकिन बड़ी कद्दावर शख्सियत थी और वो शख्सियत थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। यश, प्रसिद्धि, दायित्व, व्यस्तता, इनके बीच भी लाल बहादुर शास्त्री वही सीधे सादे ईमानदार व्यक्ति बने रहे जो कि वे अपने जीवन की शुरुआत में थे जब वे सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया के सदस्य हुए थे। उन्होंने एक नई बात रखी जो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो सीखी थी, लेकिन उसके बाद हम भूलने लगे थे। उन्होंने ये बताया कि देश को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि एक नैतिक संबल की आवश्यकता है। राजनीति के अंतर्गत हम कहें कुछ, करें कुछ, किन्हीं उन शक्तियों को बढ़ावा दें जिनको कि हम गिराना चाहते हैं, यह सब राजनीति है। वे इसको नहीं मानते थे। वे यह मानते थे कि इसके बजाय सीधी सादी नैतिक शक्ति, साधन और साध्य की एकता जो महात्मा गांधी ने बताई थी वही इस देश में काम आ सकती है। उन्होंने स्वयं अपना जितना सादगी का रहन सहन रखा उसके कितने ही किस्से मशहूर हैं। लोग उन्हें इस दृष्टि से देखते थे कि वो एक सच्चे ईमानदार नेता हैं। छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखते थे। इतने ऊंचे पद पर पहुंच करके भी उन्होंने अपनी आदतों में और अपने जो उनकी आवश्यकताएं थी उसमें उसको उन्होंने बहुत बढ़ाया नहीं था और समय के अनुसार अपने को वो एडजस्ट कर सकते थे। कहीं पर किसी प्रकार से भी कोई दुरुपयोग न हो भारत के राष्ट्रीय धन का, इसका वो ख्याल दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर के अपने घर तक में इस बात का ध्यान रखते थे कि राष्ट्रीय धन का सही सदुपयोग हो। उसके बाद कश्मीर समस्या आई। अंग्रेज एक कांटा छोड़ गए थे, उसने अपना रंग दिखाया और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। चीनी आक्रमण के और चीनी शिकस्त के बाद हम नहीं जानते थे इसमें क्या होगा। बहुत आशा नहीं थी लोगों को। अमेरिका उनको काफ़ी मदद कर रहा था, काफ़ी इक्विपमेंट दे रहा था और उनका प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा था। पाकिस्तानी फौज के पास आधुनिकतम हथियार थे, धन था, अनेक साधन थे, पहले की तैयारी थी, षड्यंत्र थे, साजिश थे और एक मानसिकता को प्रभावित कर सकने की क्षमता थी। हमारे पास इसके मुकाबले में केवल एक चीज़ थी, देशभक्ति। हम अपने देश को फिर से गुलाम नहीं होने देना चाहते थे और हमारे पास कुछ भी न हो। लेकिन उस एक क्षण में लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने युद्ध का नारा दिया। हम शास्त्री जी के पास बैठ कर रामायण पढ़ रहे थे इसलिए कि लड़ाई न होने पाए, देश का भला हो। देश का भला हो, इतने में फ़ोन आ गया। शास्त्री जी ने कहा कि तुम लोग जिनसे फ़ोन आया हो उनसे कहा कि आगे बढ़ो।
लेकिन हम रामायण पढ़ते रहे इसलिए कि देश में लड़ाई न छिड़े और देश का भला हो। उनके युद्ध के नारे से ऐसा लगा जैसे कि हम में सब कुछ है, संकल्प है, दृढ़ता है और वो आंतरिक शक्ति है जो कि कभी किसी के सामने झुकेगी नहीं। कुछ आंशिक मोर्चों पर शिकस्तें भी मिल रही थी। 3-4 दिन के बाद हमें पता लग गया कि यानी हमारी इक्विपमेंट उसके बराबर है, जो उससे थोड़ी अच्छी है। कहीं पर हम आगे बढ़ रहे थे, कहीं पर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और पाकिस्तान ने शरारत ये की थी कि जम्मू और कश्मीर के विवादग्रस्त इलाके में उसने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की शरारत की बात आप मुझसे पूछिए। कैरो से नॉर्दर्न लाइन मीटिंग अटेंड करके जब हम लोग कराची रुके खाने के लिए, दोपहर का खाना खाने के लिए, तो खाने के कमरे में जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ बड़ी अच्छी महक आ रही थी। तो शास्त्री साहब ने कहा कि अयूब साहब ये तो देसी घी की महक है, शायद आपके यहाँ देसी घी में पकता है खाना, हमारे यहाँ तो बहुत गिरा हो गया है देसी घी। अयूब ने कहा कि नहीं, ये तो देसी घी नहीं, मैं तो मक्खन में खाना पकवाता हूँ। मुझे पता है कि आपको कायरो में खाने की दिक्कत हुई थी, इसलिए आपके लिए ख़ास तौर से खाना पकवाया गया है। लेकिन शास्त्री साहब, एक बात मैं आपसे पूछूं कि आपके यहाँ घी नापायद क्यों हो गया है? आपके यहाँ तो जानवरों की परवरिश होती है, हमारे यहाँ तो जानवर मार के खा गए, अब तो कुछ और खाने की सोचते हैं। लोगों को ये लगने लगा था कि शायद अब फिर हमें किसी प्रकार मुंह की खानी पड़े। लोगों को लगता था कैसे देश की सुरक्षा होगी, क्या होगी, इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में उस समय आती थी। शायद परिस्थितियों ने उन्हें बिल्कुल विवश कर दिया था। 15 अगस्त सन 1965 को जो उन्होंने भाषण दिया लाल किले के बुर्ज से खड़े होकर, उसमें उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे ऊपर ये लड़ाई थोप दी गई। शास्त्री जी इन बातों को जानते थे और जानते थे कि देश की जनता अब क्या सोच रही है, उनकी भावना क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था, हम बता देना चाहते हैं और पाकिस्तान को बता देंगे कि धोती वालों में कितना दम है। जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला होगा तो उसे भारतवर्ष के ऊपर हमला माना जाएगा और उसी तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रेसिडेंट अयूब खान पाकिस्तान के जो समय थे वो इस बात को नहीं मानते होंगे, तो उन्होंने जब हमला किया घुसपैठियों के माध्यम से और फिर अपने सेना के माध्यम से जम्मू कश्मीर पे, तो शास्त्री जी ने यहाँ से आदेश दिया, सोल्जर इन सिविलियन क्लोज, और वो उनका ख्याल था कि वो सब वो काफ़ी नुकसान करेंगे। और जब ये मालूम हुआ कि उसका मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि ये चम जौरियाँ इलाके से वो हमारे जम्मू कश्मीर में हमला करें। और चम जौरियाँ जम्मू के साथ है, उसके साथ है एक पुल जिसको अखनूर ब्रिज, अखनूर पुल बोलते हैं। और जो चीज़ भी ऊपर पुंछ को जाती है, नौशहरा को जाती है, जो नॉर्दर्न जम्मू को जाती है, वो अखनूर ब्रिज से जाती है। तो उनका ख्याल था कि उसको वो कैप्चर करें, तो उसके बाद हमारी सप्लाई वगैरह उस इलाके को ख़त्म हो जाएगी। जनरल अयूब की ये रणनीति थी कि पंजाब में एक ब्रीच करके और सीधे दिल्ली की ओर वो टैंक्स लेके आ जाएं। वो तो कहा भी करते थे कि हम तो अगला युद्ध होगा तो सीधे दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो वहाँ उनको रोकना और उनके हमले को रोक के जवाबी हमला करना बहुत कठिन और भयंकर कार्य था। जब पाकिस्तान ने छम जोरिया में अचानक हमला बोल दिया, तो हमारे पास कोई ऐसा हीला नहीं था कि हम उनको वहाँ रोक सकें। एक ही चारा था कि हम भी लाहौर की तरफ हमला करें। तो मेरे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल चौधरी, वो इसके फेवर में नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार कर हमारी सेनाएं सीधे इच्छोगिल कनाल पार करते हुए लाहौर की ओर बढ़ेंगी। ये पहली दफ़ा ये मौका था जब
वायुसेना का इस्तेमाल पाकिस्तान के फौज के बरखिलाफ हुआ था, वो चमजोरियाँ भी हुआ था। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो फ़ौज थी काफ़ी ताकत से उधर आई थी, टैंक थे, वो जहाँ भी हमला हुआ उससे आगे नहीं बढ़े। तो उनका जो मकसद था, जो उनका जो एम था, वो पूरा नहीं हो सका। मुझे याद है वो दिन, मैं दफ्तर से घर आ रहा था, छुट्टी जल्दी हो गई थी और रास्ते में एक उत्साह का ऐसा अद्भुत वातावरण था कि लगता था कि जैसे देश ने अपना कुछ खोया हुआ पा लिया है, ऐसा जो कि हजारों साल पहले खो गया था, आज उसको मिल गया। घर पर आते आते पड़ोसियों ने मुझे बताया कि आपने खबर सुनी? नहीं। शास्त्री जी ने सीधे लाहौर पर मार्च करने का ऑर्डर दे दिया है। उस एक क्षण में हम सब भारतवासी कहीं पर अपने कद से 2 अंगुल ऊंचे हो गए। शास्त्री जी ने मुझे